दोस्तों, क्या आपको पता है कि एस्ट्रोनॉट शब्द का मतलब यानी कि इसकी मीनिंग क्या है? क्या आप जानते हैं कि प्लूटो एक समय हमारे सोलर सिस्टम का 8वां ग्रह हुआ करता था? जी हाँ, 9वां नहीं, 8वां ग्रह। पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी तो आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आप एक ऐसे इंसान से मिलना चाहोगे जो एक ऐसे कंट्री से आया था जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता? मतलब क्या? अगर हाँ, तो इस वीडियो को तुम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लाए हैं ऐसे रोमांचक फैक्ट्स जो आपको गहरी सोच में डाल देगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, क्या आपने द ग्रेट अट्रैक्टर के बारे में सुना है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं यार, साइंटिस्ट भी इसके बारे में बहुत कम ही जानते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी लैनियाकेआ सुपर क्लस्टर में स्थित है। साइंटिस्ट का कहना है कि सुपर क्लस्टर के सेंटर के आसपास मिल्की वे से हजारों गुना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, जो अपने ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में मिल्की वे सहित आसपास की सारी गैलेक्सीज को अपनी ओर खींच रही है। वो जगह जहां पर यह ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसे जोन ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं, यानी कि एक ऐसी जगह जिसे हम मिल्की वे के प्लेन में स्थित ऑब्जेक्ट्स के बीच में आने के कारण ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये ऑब्जेक्ट कोई ब्लैक होल हो सकता है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये और कुछ नहीं बल्कि डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा लंप है। बट रियलिटी तो अभी भी सबसे छिपी हुई है। दोस्तों, आप ये बात तो जरूर जानते होंगे कि नासा और कुछ दूसरे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर स्पेस में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एस्टेब्लाइज किया हुआ है, जो दिन रात हमारे धरती का चक्कर काटता रहता है। इसके अंदर बहुत से एस्ट्रोनॉट्स अपने घर परिवार और कोरोना के खतरे से दूर रहकर काम करते हैं। एंड यू मे नॉट बिलीव, बट इसकी स्पीड 27,600 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। मतलब ये इतनी ज्यादा स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। यही कारण है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर काम करने वाले एस्ट्रोनॉट्स हर 92 मिनट्स बाद एक बार सनराइज को देखते हैं। इस तरह वो दिन में करीब 16 बार सनराइज का आनंद उठा सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स इन नज़ारों को देखते कैसे होंगे? इसके लिए वो यूज करते हैं क्यूपला का। क्यूपला आईएसएस में इंस्टॉल्ड एक 360 डिग्री विंडो है। ये असल में डोम शेप की 7 विंडोज से मिलकर बनी है और इसे साल 2010 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि एसा ने बनाया था। क्यूपला को आईएसएस के ट्रैंक्विलिटी मॉड्यूल में इंस्टॉल किया गया है। यहाँ के एस्ट्रोनॉट्स जब भी अपने काम से फ्री होते हैं तो वो इस विंडो से पृथ्वी के नज़ारों को एंजॉय करते हैं, और उस समय एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस के बीच सिर्फ एक ग्लास पैनल का ही फासला होता है। वाओ, मतलब कि जस्ट इमेजिन कितना मजेदार होगा वो नज़ारा। चलिए अब अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर वापस रियलिटी में आ जाइए और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट इस शब्द का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, मैं जानता हूँ कि स्पेस में जाने वाले लोगों को हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं, लेकिन फिर भी क्या आप इस वर्ड की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं? ये वर्ड असल में ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड एस्ट्रोनॉटिस से लिया गया है, जो खुद 2 वर्ड से मिलकर बना है, एस्ट्रॉन और नॉटिस। एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार और नॉटिस का मतलब होता है सैर करने वाला। तो एस्ट्रोनॉट का मतलब हुआ स्टार्स की सैर करने वाला। साल 1959 में जब अमेरिकन और रशियन स्पेस एजेंसीज इंसान को स्पेस में भेजने का विचार कर रही थी, तो उनके सामने सवाल ये था कि आखिर उनका नाम क्या रखा जाए। नासा ने स्पेस में जाने वाले लोगों को एस्ट्रोनॉट्स नाम दिया, जबकि साल 1961 में जब रशिया के यूरी गैगरिन स्पेस में गए तो रशियंस ने उन्हें कॉस्मोनॉट कहा। क्यों? है ना काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट? अगर हाँ, तो अभी तो बस वीडियो शुरू ही हुई है। आज से करीब 950 साल पहले 1054 एडी में हमारे आसमान में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था। इसकी डिब्रीज आज हम पृथ्वी से 6500 लाइट ईयर्स दूर टॉरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित क्रैब नेबुला में देख सकते हैं। कहते हैं कि सुपरनोवा की चमक पृथ्वी के आसमान में 2 साल तक दिखती रही होगी। इस घटना के सबूत हमें चाइनीज, जापानीज, अरेबियन और ग्रीक लोगों के एस्ट्रोनॉमिकल रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। हालांकि हमारे देश भारत के एस्ट्रोनॉमर्स ने इसके बारे में कुछ लिखा था या नहीं, इसके बारे में मुझे काफ़ी रिसर्च करने के बाद भी पता नहीं चल सका, लेकिन शायद उन्होंने कहीं ना कहीं तो इसके बारे में ज़रूर लिखा होगा। दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, उसका रेडियस सिर्फ 2.81 × 10⁻15 मीटर्स होती है, लेकिन इसके इफेक्ट्स इतने ज़्यादा ब्रॉड है कि भाई इसने पूरे फिजिक्स को हिला कर रख दिया है। वैसे क्या आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की एज कितनी होती है? मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन कितने साल बाद डिस्ट्रॉय होता है?
इतनी छोटी साइज का पार्टिकल आखिर कितने दिनों तक जिंदा रह लेगा? 1 साल, 2 साल और क्या? अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उससे आपको शॉक लगने वाला है। साइंटिस्ट के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन की एज 66,000 योटा ईयर्स होती है। एक योटा ईयर यानी कि 10⁻28 ईयर्स। एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन, ये समय हमारे यूनिवर्स की करेंट एज यानी कि 13.8 बिलियन ईयर्स से 5 क्वांटिलियन साल गुना ज्यादा है। एंड यहाँ पर क्वांटिलियन का मतलब है 10⁻18 ईयर्स। तो अब आप ये समझ जाओ कि एक इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम कितना ज्यादा होता है। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग दुनिया के सबसे फेमस कॉस्मोलॉजिस्ट में गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी थ्योरीज दी थी, लेकिन ब्लैक होल पर की गई उनकी स्टडीज बहुत ही वैल्यूएबल है और उनकी डिस्कवरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई है। सैडली 14 मार्च 2018 को स्टीफन हॉकिंग हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसके अगले ही साल यानी कि अप्रैल 2019 में ही हम इंसानों ने पहली बार ब्लैक होल की इमेजेस लेने में कामयाबी हासिल की थी। मतलब यार, आप ही सोचिए कि अगर स्टीफन हॉकिंग कुछ 1 साल के लिए और हमारे बीच में होते तो वो भी इस इनक्रेडिबल इवेंट को देख सकते और उसके साक्षी बनते। फिर भी आज वो जहां भी हो, ब्लैक होल से जुड़ी हर एक डिस्कवरी उनके लिए एक ट्रिब्यूट से कम नहीं होगी। चलिए अब मैं आपको मिलाता हूँ यूनिवर्स के 7 सिस्टर्स से। इसको हम प्लियाडेस या मेसियर 45 के नाम से जानते हैं। ये असल में एक ओपन स्टार क्लस्टर है। यह हमारी पृथ्वी से 450 लाइट ईयर्स दूर टॉरस कॉन्स्टलेशन में स्थित है। इनमें से ज्यादातर स्टार्स हॉट ब्लू एंड ल्यूमिनस स्टार्स की कैटेगरी में आते हैं और इनकी फॉर्मेशन को अभी 10 करोड़ साल भी नहीं हुए हैं। आपको बता दो कि इस स्टार क्लस्टर में केवल 7 स्टार्स ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन इनमें से केवल 7 स्टार्स ही बहुत ज्यादा ब्राइट होने के कारण आसानी से दिख जाते हैं। वैसे क्या आपको नहीं लगता कि ये हमें प्लियाडेस नाम के पीछे की मिस्ट्री भी सुलझा लेनी चाहिए? वेल, सोचने का क्या, आइए सुलझाते हैं। वैसे भी बहुत ही अजीब सा नाम है, मुझसे तो सही से बोला भी नहीं जा रहा। दरअसल ग्रीक माइथोलॉजी में प्लियनी नाम की एक समुद्री देवी हुआ करती थी। उनकी 7 बेटियां थी जिन्हें कलेक्टिवली प्लेडियस नाम दिया गया था। अब इससे पहले कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन आए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय खगोल शास्त्र में जिस कॉन्स्टलेशन को सप्तऋषि कहा गया है वो प्लेडियस नहीं है, बल्कि वो तो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड बाय नंबर्स। वैसे क्या आप जानते हैं कि नंबर्स का खेल तो हमारे सोलर सिस्टम में भी कई बार बिगड़ चुका है। अब देखिए ना, साल 2006 के पहले तक हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 9 ग्रह हुआ करते थे और फिर बेचारे प्लूटो के साथ धोखा कर दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का 9वां नहीं बल्कि 8वां ग्रह हुआ करता था। जी हाँ, अब जैसे कि आपने सुना ही होगा कि प्लूटो और नेपच्यून की ऑर्बिट काफी उलझी हुई है। प्लूटो अपने ऑर्बिट में कुछ सालों के लिए नेपच्यून को क्रॉस करते हुए सूरज के ज्यादा करीब आ जाता है। ऐसा ही कुछ साल 1979 और 1999 के बीच भी हुआ था। प्लूटो को सूरज का एक रिवोल्यूशन पूरा करने में कुल 248 पृथ्वी सालों का समय लगता है और इस दौरान वो करीब 20 सालों के लिए नेपच्यून को क्रॉस करते हुए सूरज से ज्यादा करीब आ जाता है। दोस्तों, आखिर में मैं आपको पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी हुई एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। बात है साल 1954 की। टोक्यो के हानेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। एयरपोर्ट पर पासपोर्ट चेकिंग के दौरान ऑफिसर्स ने एक आदमी के पास एक ऐसे देश का पासपोर्ट पाया जो आज क्या इतिहास में इस पृथ्वी पर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस आदमी का कहना था कि वो एक बिजनेसमैन है और इससे पहले भी वो कई बार जापान आ चुका है। यही नहीं, वो इसी पासपोर्ट से यूरोप के कई देशों की यात्रा भी कर चुका है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट पर लगी दूसरे देशों की सील्स भी बिल्कुल ऑथेंटिक थी। बस एक चीज जो समझ से बाहर थी वो था टोरेट नाम का देश। जब उस आदमी को दुनिया का नक्शा दिखाया गया तो उसने एक यूरोपियन कंट्री एंडोरा की ओर इशारा किया, लेकिन वो इस बात को लेकर सरप्राइज था कि आखिर वहां पर टोरेट की जगह एंडोरा क्यों लिखा हुआ है। इसके बाद एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग गए। लेकिन जब कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खोला गया तो वहां पर कोई नहीं था। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि वो कमरा पूरी तरह से सील्ड था, मतलब वहां पर कोई दूसरा दरवाजा या खिड़की था ही नहीं। बहुत ही स्ट्रेंज बात है ना? वैसे आपको क्या लगता है वो इंसान आखिर कहाँ गया होगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।